नमस्कार। सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं सुनीता अरोड़ा 10 अगस्त 2023 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है संसद से सड़क तक विश्वास का संकट। लेखक महोदय आज की संसद के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर कुछ प्रकाश डाल रहे हैं। आइए सुनते हैं। लिखते हैं, संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को गिरना ही है। ये सारी दुनिया जानती है, इसलिए इसकी जय पराजय का कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि इस प्रस्ताव के जरिए संसद में सरकार की असफलताओं और सफलताओं पर खुलकर बहस हुई और देश दुनिया ने देखा कि सरकार और विपक्ष कितने पानी में हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर अब माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण यानी उत्तर का किसी को कोई इंतज़ार नहीं है, क्योंकि लोकसभा में गृह मंत्री जी जो कुछ बोल चुके हैं प्रधानमंत्री जी उसी को दोहराएंगे। ये बात अलग है कि उनका भाषण नाटकीयता से भरा होगा। आप मनोरंजन के लिए उसे केवल सुन सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव से सरकार के गिरने का लेश मात्र भी खतरा नहीं था, फिर भी सत्ता पक्ष की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपने संक्षिप्त किंतु स्पष्ट भाषण में जो कुछ कहा उसे सुनकर सदन में उत्तेजना बढ़ गई। यह स्वाभाविक था, क्योंकि राहुल गांधी ने सरकार की दुखती रग पर हाथ ही नहीं रखा था, बल्कि उसे दबा कर भी दिखा दिया था। राहुल गांधी के भाषण में कोई लत्ता लपेड़ी नहीं थी, कोई पहेली नहीं थी। उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर मणिपुर में भारत माता के कत्ल का आरोप लगाया, भाजपा को देशद्रोही कहा। सत्ता पक्ष की इससे ज़्यादा लानत मलानत और क्या हो सकती थी। राहुल गांधी ने अपने भाषण के बाद हवा में अपने स्नेह का चुंबन भी उछाला, जिसे भले ही भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने ना देखा हो, किंतु स्मृति ईरानी ने देखा और उसकी जमकर भर्त्सना की। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में गृह मंत्री जी के भाषण में पिछली सरकारों के आंकड़ों का अपनी सरकार के आंकड़ों से तुलनात्मक अध्ययन के अलावा कुछ भी नया नहीं था। नया था तो भाजपा के आगामी चुनाव प्रचार के लिए गढ़े हुए नारे। भाजपा देश से भ्रष्टाचार, परिवारवाद को भारत छोड़ने का नारा दे रही है। भाजपा को चूंकि 1942 में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने का मौका नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने आम चुनाव से पहले एक काल्पनिक आंदोलन गढ़ा है और इसके लिए बहुत से नारे भी जरूरी हैं। वैसे देश और दुनिया जानती ही है कि भाजपा के ये नारे जब गर्भ में थे, उससे पहले ही देश का तमाम धन लेकर बहुत से लोग इंडिया को क्विट कर गए थे और 9 साल बाद भी वापस नहीं लौटे। दुर्भाग्य से गृह मंत्री अमित शाह के भाषण में इन सब का जिक्र नहीं था। मणिपुर के बहाने लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव से बहुत सी राजनीतिक क्षुद्रताएं प्रकट हुई। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि माननीय प्रधानमंत्री ने संसद को भी उसी तरह अपने ठेंगे पर रखा जैसे वे दूसरे राजनीतिक दलों को रखते आए हैं। उन्हें इसकी आदत सी पड़ गई है। उन्होंने विपक्षी दलों को ही नहीं, अपने खुद के दल के शीर्ष नेताओं को ठेंगे पर रखा हुआ है। एक अमित शाह अपवाद हैं, क्योंकि वे खुद प्रधानमंत्री का ठेंगा हैं। आदमी ठेंगे का इस्तेमाल तभी करता है जब उसे मिली तमाम शक्तियों का विकेंद्रीकरण होने के बजाय केंद्रीयकरण हो जाता है। इंदिरा गांधी के ज़माने में भी यही सब हुआ। इंदिरा गांधी के ज़माने में सत्ता में एक काकस था, आज ऐसा कुछ नहीं है। जो है सो शाह और मोदी की जोड़ी है, बाकी के सब दो कौड़ी के भी नहीं हैं। क्योंकि ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, इसलिए इसके विस्तार में नहीं जाना चाहिए। ये अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। सवाल ये है कि क्या संसद में सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव की धमक संसद से बाहर भी गूंजेगी? क्या आने वाले महीनों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में अविश्वास प्रस्ताव में उद्घाटित हुए राजनीतिक नारे अपना असर छोड़ पाएंगे? क्या भारत माता के कत्ल का संगीन आरोप सत्तारूढ़ भाजपा का पीछा करना छोड़ देगा? क्या सरकार आने वाले दिनों में मणिपुर और हरियाणा की आग पर पानी डाल पाएगी? क्या मणिपुर में शांति बहाली के लिए केंद्र सेना का इस्तेमाल करेगा या मणिपुर को इसी तरह झुलसने देगा? सरकार के सर पर अभी तक कांग्रेस का ही भूत सवार था। अब राहुल गांधी और मणिपुर के प्रेत भी सरकार के सर पर सवार हो चुके हैं। क्या सरकार इन तीनों से अपने आप को मुक्त कर पाएगी? केंद्र की मोदी सरकार देश के 130 करोड़ लोगों की सरकार है या मात्र 31% लोगों की ये बहस बेमानी है। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार संपूर्ण बहुमत की सरकार है। इस सरकार की सफलताएं और विफलताएं
देश की सफलताएं और विफलताएं हैं। मणिपुर की हिंसा की वजह से यदि देश दुनिया में मोदी जी का माथा शर्म से झुकता है तो हमारा भी झुकता है। वे देश की पहचान है। दुनिया के 14 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले मोदी जी को मणिपुर की हिंसा के लिए माफ़ कर देना चाहिए। वे 24 में से 17 घंटे काम करते हैं। उनसे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री तो बाकी समय में गोल्फ खेलते होंगे शायद। मोदी जी जैसा श्रमजीवी और कर्मठ प्रधानमंत्री देश को न मिला है और न मिलेगा। इसलिए उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वालों पर जनता को भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मन के लड्डू हैं जो फूटेंगे नहीं। मोदी आजन्म प्रधानमंत्री बने रहें, इससे देश की सेहत का कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस तरह कांग्रेस द्वारा कथित रूप से बर्बाद किए गए देश को माननीय मोदी जी ने संवार लिया है, वैसे ही मोदी जी द्वारा की गई गलतियों को आने वाला प्रधानमंत्री संभाल लेगा। प्रधानमंत्री दैवीय शक्ति का प्रतीक होता है भाई, इसका अवतार की तरह पूजा की जानी चाहिए, उसके मंदिर बनाए जाने चाहिए, उसकी कस्में खाई जानी चाहिए। जो गलती अतीत में हुई उसे भाजपा सुधारने में लगी हुई है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मोदी के नारों ने बता दिया कि अब देश में मोदी के अलावा और दूसरा कोई है ही नहीं, होगा भी नहीं। संसद के पावर स्तर के समापन के बाद भाजपा फिर मणिपुर और हरियाणा भूलकर पूरे प्राण प्रण से चुनाव में जुटेगी। सब आपको अपने अपने मोर्चे पर खड़े हुए दिखाई देंगे। कोई मणिपुर की और पलट देखकर भी नहीं देखेगा। मुमकिन है कि विपक्ष को भी मोदी जी का सामना करने के लिए मणिपुर और हरियाणा को भूलना पड़े, लेकिन यदि विपक्ष से गलती करेगा तो देश की जनता उसे कभी क्षमा नहीं करेगी। देश की जनता असुरक्षा से घिरी है, उसे नारों से आश्वस्त नहीं किया जा सकता। जनता की आश्वस्ति सरकार और विपक्ष के कामों में से पैदा होगी। देश को बनाने के लिए बेहतर होता कि सत्ता और विपक्ष मिलजुल कर काम करते, लेकिन अब यह संभव नहीं रहा। सरकार ने सियासत में अदावत के पौधे को इतना बड़ा कर दिया है कि उसे चाहकर भी समूल उखाड़ा नहीं जा सकता। राजनीति में जो सौहार्द नेहरू से लेकर अटल बिहारी के ज़माने तक था, उसे बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया गया। पता नहीं राजनीति सौहार्द लाने वाली पीढ़ी दोबारा कभी देख पाएगी या नहीं। धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।